16 में जो लास्ट गाइडलाइंस है ये उनके अकॉर्डिंगली यूपीटीजी की ये डेफिनेशन है कि क्रेट आपके पास 0.3 मिलीग्राम पर डे अगर बढ़ जाए लेस देन 48 आवर्स के अंदर और आउटपुट आपके पास कम हो जाए 0.5 ml पर केजी पर आवर के लिहाज से तो इसको यूपीटीजी कहते हैं। बेसिकली इसकी स्टेजेस होती है, उन स्टेजेस से इन्होंने ये डेफिनेशन निकाली हुई है। स्टेजेस में आपके साथ आ जाती हूँ, ये न्यू क्लासिफिकेशन है हमारी। पुरानी क्लासिफिकेशन आप सबने अपने पार्ट 1 के टाइम के ऊपर राइफल क्राइटेरिया पढ़ा होगा। राइफल क्राइटेरिया को हम अब फॉलो नहीं करते, लेकिन ये पुरानी क्लासिफिकेशन है। अभी जो न्यू क्लासिफिकेशन है उसमें आपके पास ये स्टेजेस है। इसमें मेरे नजदीक जो काम की चीज है जो मैंने आप लोगों को बतानी है बेसिकली वो ये है कि सीकेडी किसको कहते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी कोई भी किडनी फेलियर चाहे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफेक्ट ऑफ किडनी है जो लेस देन 3 मंथ्स हो उसको हम एक्यूट किडनी कहते हैं। सर और अगर मोर देन 3 मंथ्स हो जाए या मोर देन 90 डेज हो जाए तो उसको हम सीकेडी कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। तो इसमें जो मेरे काम की चीज है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो आपकी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस पूरी स्टेजिंग में हो हुई है वो भी क्लासेस। और दोबारा ये भी बता दूं कि जो स्टेजेस है ये रेट टू प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है। ट्रीटमेंट हमने मतलब वही करना है जो हमने करना है, मैं आपको बता देता हूं। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है जो आप सब ने अपने एमसीक्यू में पढ़ी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग में मेरा अपना एग्जाम होता है तो मैं सिर्फ इसका रटा है एक दिन पहले मार के चली जाती हूँ। अब ये यूज नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसका एमसीक्यू हर साल आ रहा है तो मैं फिर एक बार पढ़ जाती हूं। लेकिन ये कि ऑनवर्ड्स नॉट यूज्ड एनीमोर 2012 ऑनवर्ड्स राइफल क्राइटेरिया जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा आपके पास फेमिलियर क्लासिफिकेशन है एक्यूट किडनी इंजरी की, ठीक है। उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 हम बोलते हैं प्री रीनल, रीनल पोस्ट रीनल। अच्छा, प्री रीनल के लिए सबसे ज्यादा मैं जो एग्जांपल दूंगी नंबर 1 के जो सर्जन्स हैं आपके पास जो ट्रॉमा का पेशेंट आता है जिसका ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है उसको प्री रीनल हो सकता है। यानी कि कोई भी रीजन हाइपोवोलेमिया का, हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है। नंबर 1 सेप्टिक शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, आपके पास ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। तो नंबर 1 प्री रीजन ये होता है कि आपको नजर आ रहा होगा कि जो परफ्यूजन है बेसिकली ये आपके पास ऊपर वाला दोबारा था। ये देखिएगा ये डिक्रीज रीजन परफ्यूजन है, यानी जो आपकी किडनीज है उनको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। इसकी एक और क्लासिकल एग्जांपल ये है कि जो कार्डियक पेशेंट होता है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर जाता है, ये जो आपका सीसीएफ का पेशेंट होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वाला, वो पेशेंट को भी हम प्री रीनल भी कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो डॉक्टर शाह आलम का पेशेंट होता है जिसमें एल्ब्यूमिन कम होता है, डीसीएलडी होता है, उसको भी ब्लड सप्लाई किडनी को कम जा रही होती है क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ होता है। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई किडनी को सही नहीं जा रही है। एल्ब्यूमिन कम है ना, एल्ब्यूमिन का क्या काम है, ऑनकोटिक प्रेशर डेवलप करना। तो बेशक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी उसकी वजह से कम हुआ होता है, तो ये भी आप इसके अंदर प्री रीनल के अंदर आप कैटेगराइज करेंगे। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है वो इंट्रिंसिक आ जाती है, इंट्रिंसिक या रीनल जिसको आप कहते हैं। दिस इज माय स्पेशलिटी। और आज जो हमारी टॉपिक है जिसको मैं कवर करूंगी प्रेजेंटेशन का वो बेसिकली इंट्रिंसिक रीनल फेलियर ही है। इसमें आपके पास एक आ जाता है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक आपके पास आ जाता है एक्यूट जीएम, एक आ जाता है एक्यूट ट्यूबुलर रिसोर्सेज। ये तीनों आज हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर हम कवर करेंगे बेसिकली। अच्छा, सबसे आगे में हमारे पास आ जाती है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल आई हैव नथिंग टू डू विद इट, इट्स ऑल ह्यूमन्स जॉब, ठीक है। ही इज गोइंग टू सी इट। तो ये कि पोस्ट रीनल जो है हम उम्र के हवाले करते हैं, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो किडनी के अंदर पेल्विस ऑनवर्ड्स। चलिए, ये फेमिलियर क्लासिफिकेशन एक और मैंने स्लाइड डाल दी थी कि इन केस आप लोगों को मतलब टाइप्स वगैरह देखनी हो, ठीक है। अच्छा, जो मेरा आज प्रेजेंटेशन का फोकस है वो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर पे है। बेसिकली प्री रीनल फेलियर की जो ट्रीटमेंट होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो मैं भी आपको आगे सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर बता दूंगी कि हमने क्या करना होता है और डायलिसिस हम किसका करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, नंबर 1 सबसे जो आसान है वो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो इसकी मैंने बेसिकली स्टार्ट से किया है। आपने किडनी का स्ट्रक्चर देखा होगा, जो हमारे पास वर्किंग यूनिट है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन में दो चीजें, एक तो ग्लैंडुलस है, नीचे ट्यूब्यूल्स होती है सारी पीसीडी, लूप ऑफ हेनले, बीसीडी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस का अलग से आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है या जो उसका एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, बेसिकली उसको एक्यूट जीएम कहते हैं। जीएम पे मैं थोड़ा फोकस कम रखूंगी क्योंकि वेरी ऑनेस्ट विद यू आपसे इतना रिलेटेड है नहीं, ठीक है। नंबर 2 आपके पास क्या आ जाता है ट्यूबुलर, जो डैमेज है ट्यूबुलर है और उसके दरमियान जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम, नेफ्रॉन्स के अलावा जो जगह होती है। तो उसकी जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी किसी वजह से भी उसको हम कहते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इसमें जो सबसे बड़ा पॉलीक्लिनिकल लिस्ट है ड्रग्स की जो कि एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करते हैं, और कुछ आपके पास इन्फेक्शन है सिस्टोसोरियासिस टाइप, वो भी एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर सकते हैं। अब एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी इत्तेफाक से सिर्फ हम ही देखते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा आसान है, कुछ भी करना आपने ऑफेंडिंग ड्रग रिमूव कर देता है। और इसमें आपने बेसिकली आप इसको आइडेंटिफाई अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे कर सकते हैं। इसमें क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है किडनी की तो किडनी का साइज बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, बड़ा साइज कैसे पता चलता है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि किडनी का जो नॉर्मल साइज है 9 to 11 सेंटीमीटर है। अच्छा, पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन ये वेरी करता है, आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी किडनी साइजेस बड़े हैं,
अगर मेरे पास गुजाल का मरीज आएगा, मेरे एक्चुअली मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले 2 साल के अंदर कि जो गुजाल का मरीज है अगर उसका 9 सेंटीमीटर का किडनी है तो उसको मैं छोटा कंसीडर करूंगी। मेरे दिमाग के अंदर होगा कि नहीं यार इसका तो किडनी स्मॉल साइज का होगा, इधर वो शंकन किडनी है इसका, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन में जो नॉर्मल के तो बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट हाइट की आ रही है उनके 10 सेंटीमीटर की किडनी होते हैं, तो इसका मेरा नाम इट हैज समथिंग टू डू विद द हाइट। आई एम नॉट सो श्योर, दे कैन नोटिस दैट कि इन दिस पॉपुलेशन इस्लाम और पिंडी में हमारे पास 8 सेंटीमीटर का किडनी अगर शॉर्ट हाइट की कोई औरत आई है या शॉर्ट हाइट का कोई आदमी आया है तो हम कंसीडर किया करते थे कि 8 सेंटीमीटर को भी नॉर्मल कंसीडर करते थे। यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है कि इवन जो 12 सेंटीमीटर का किडनी है वो भी एट टाइम्स नॉर्मल होता है। गुजार का, खंडर का, यानी जो हाइट पे लोग रहते हैं, इवन स्टोर के लोग भी मेरे पास आ रहे हैं, इसका भी थोड़ा बहुत मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके 12 सेंटीमीटर की किडनीज नॉर्मल है। ठीक है सर, दोबारा बता रही हूँ पॉपुलेशन, इसलिए मेरा हमेशा जो रेडियोलॉजिस्ट है उसके साथ कोई बहस होती है कि अगर आप मुझे लिख के भेजेंगे नॉर्मल साइज किडनी तो मेरी मामूली भी साइज लिखेंगे, क्योंकि ये मैं डिसाइड करूंगी कि किस पेशेंट का नॉर्मल साइज है और किसका नॉर्मल साइज नहीं है। ठीक है, तो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्लासिकल आपको बड़े साइज की किडनी मिलेगी। इसमें तो बार-बार जो कराई ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग ये इतना आसान है कि वन ऑफ माय पेशेंट्स का 4 या 5 का ब्लड था, मैंने उसको एडमिट किया रात को, नॉर्मल सलाइन को यूज लिमिट था, लेकिन हमारा क्राइटेरिया था कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है, मैंने उसको नॉर्मल सलाइन वगैरह दे दिया। अगले दिन मैं आई तो मेरे जो कंसल्टेंट है उसको डिस्चार्ज कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इसको क्यों डिस्चार्ज किया, लेकिन मैं अब रियलाइज करती हूं कि उन्होंने सही किया, बिकॉज़ ही हैज एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। आपको कुछ नहीं करना, वो फंडे ड्रग को बंद करें, पेशेंट को 1-2 मिनट्स के बाद बुलाएं, ठीक है, और वो उसके किडनी साइज नॉर्मल होंगे, ब्लड नॉर्मल होगा। ठीक है, और एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ब्लड नॉर्मल भी हो। एक तो ये बताना है। अच्छा, दूसरा इसमें स्टेरॉइड्स का पुराने जमाने में बहुत रोल था, आज का स्टेरॉइड्स का खास रोल नहीं है। हम टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने अपनी प्रैक्टिस में हमने किसी को भी आज तक स्टेरॉइड नहीं किया। हमें स्टेरॉइड के बगैर ही फेमिक ड्रग आप रिमूव करें, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस ट्रीट हो जाता है, और इसमें कुछ भी बता नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं। ये मेरा फेवरेट एक्यूट किडनी इंजरी है जिसको बोलते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। आपके पास पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट्स है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है। इसमें जो सबसे ज्यादा आपके पास जो वल्नरेबल एरियाज होते हैं वो पीसीटी का लास्ट सेगमेंट और लूप ऑफ हेनले। अच्छा, लूप ऑफ हेनले क्यों वल्नरेबल है, क्यों इस्कीमिक किडनी किसी को पता है? ये अब्डक्शन साइड ज्यादा है। नहीं सर, वो रीजन है, ये भी है, जो रीजन है डिक्रीज वेस्कुलरिटी। जब आप किडनी में कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहे होते हैं तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो और ऑक्सीजन कम होती जाती है। अल्लाह मियां का निजाम है, अल्लाह ने किडनी को इस तरह बनाया हुआ है कि कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेशन है। आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो मेडुला के अंदर जो ऑक्सीजनेशन है यानी वो परसिस्टेंटली भी ऑक्सीजनेटेड एरिया है बेसिकली। और उसमें भी जो सेगमेंट दोबारा मैं बता रही हूं कि पीसीटी का S3 सेगमेंट में आपके नाम की बात नहीं है, लेकिन और एक लूप ऑफ हेनले जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अच्छा, आप जो सबसे ज्यादा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्यूट किडनी इंजरी देख रहे हैं स्पेशली आईसीयू में, वार्ड्स में, वो ये वाली एक्यूट किडनी इंजरी है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी ट्यूब्स टूटती है और ये जो आपका ल्यूमेन है इसको ब्लॉक करती है बेसिकली। ये सॉरी मैंने गलत दबा देती हूं, सो सॉरी। अच्छा, ये जो आपका ल्यूमेन है ना, ये देखिए ये आपका सेल टूट रहा है, ये ल्यूमेन को यहाँ पे ब्लॉक करता जा रहा है, पीछे से यूरिन बन रहा है, यूरिन आ रहा है, लेकिन आगे ये सेल ने ब्लॉक किया तो यूरिन नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑलिक यूरिन ATM। ऑलिक यूरिया का क्या मतलब होता है कि आउटपुट नहीं आ रहा, यानी 500 ml से कम पेशाब आ रहा है 24 घंटे में, उसको हम बोलते हैं ऑलिक यूरिया। एक ATM की टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑलिक यूरिन, उसमें पेशाब तो बहुत जबरदस्त आ रहा है लेकिन गुड क्वालिटी यूरिन होता। गुड क्वालिटी यूरिन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, तो ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होता है बेसिकली, इसके दो ही कॉजेज हैं, नंबर 1 इस्कीमिया, नंबर 2 नेफ्रोटॉक्सिन्स। ठीक है, टॉक्सिन्स में हम बड़े खिलाफ हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के, किसी को पता है कि हम किन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ हैं? वेंकोमाइसिन के खिलाफ है बहुत ज्यादा, और किसके खिलाफ है? अमाइलोग्लाइकोसाइड के खिलाफ है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ है। ठीक है, आप मुझे क्योंकि मेरी ऑनेस्ट विद कोई ड्रग भी किडनी फेलियर में दे सकते हैं दोस्तों, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। केवल हम वेट भी देते हैं तो वेट कितना इंपॉर्टेंट है। हम हमारे आपस में ये आपस में बात करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट की, आपने बंदा बचाना है कि गुर्दा बचाना है। ठीक है, आपने अगर बंदा बचाना है तो आप एमआरआईसी के कवर के लिए आपको वेट देनी पड़ती है, लेकिन हमें वो रोज करके देते हैं। ठीक है, आपने क्यों 1 ग्राम बीडी 1 ग्राम पीडीएस देनी है जब आपको पता है रीजन फेलियर चल रहा है? और ये एक्चुअली इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स स्पेशली इन आईसीयू कि मैं जाती हूं और किडनी फेलियर जो है वो करेक्ट होता है 1.4 को पहुंच जाता है 6 और 7 के ऊपर, इस वजह से क्योंकि आप 1 ग्राम पीडीएस दे रहे हैं। तो हम बेसिकली कुछ एंटीबायोटिक्स के बहुत खिलाफ है और ये वो है यार वेरी यूजफुल लेकिन लो डोज करके आप डजंट मैटर। ठीक है, अच्छा, दूसरा रीजन क्या हो सकता है एडीएम का, इसको हम बोलते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया सबसे ज्यादा गायनी वाले पोस्टमार्टम एकिया है, पोस्टमार्टम एकिया के अंदर आपके पास एडीएम है और अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ये सिर्फ हम पाकिस्तानी इंडियंस हम ही अभी तक पोस्टमार्टम एकिया देख रहे हैं, दुनिया में और कोई नहीं देख रहा। ये दुख के साथ कहना पड़ता है, उसमें भी एडीएम आपके पास एक क्लासिकल एग्जांपल है।
अच्छा जी, कॉजेस मैंने भी आपको बता दिया कि सिर्फ इसके दो ही कॉज है, ठीक है। या नेफ्रोटॉक्सिन हम मोस्टली एंटीबायोटिक्स को कहते हैं, या कुछ ड्रग्स होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी टॉक्सिन की वजह से डायरेक्ट ट्यूबुलर डैमेज हो सकता है, या इस्कीमिया मींस कि अगर कोई इस्कीमिया कम है तो आपके पास प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी होगी। अगर इस्कीमिया ज्यादा है तो ट्यूब्यूल्स टूट जाएंगे, इसको हम बोलते हैं एडी, ठीक है। अगर इतना ज्यादा इस्कीमिया, बहुत ज्यादा देर तक इस्कीमिया रहा है तो आपका कॉर्टेक्स की ब्लड सप्लाई खत्म होगी, उसको हम बोलते हैं कि कॉर्टिकल नेक्रोसिस। की मैंने नीचे लिखा हुआ है कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है। कॉर्टिकल नेक्रोसिस मींस कि बिल्कुल आपने जैसे गुर्दे की यहां से ब्लड सप्लाई काट दी है। और ये भी कॉर्टिकल नेक्रोसिस हमने एक्सक्लूसिवली पोस्टमार्टम एरिया कहते लिखा है, यानी कि पेशाब आपका बिल्कुल रुक गया। अगर आपका पेशाब नहीं आ रहा, मतलब आफ्टर 6 to 8 वीक्स, तो इसका मतलब है आपको कॉर्टिकल नेक्रोसिस हो गया, गुर्दे आपके दोनों खत्म हो गए, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको बतानी थी। इसमें ओवर टाइप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर पेशाब 500 ml से ज्यादा आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं नॉन ओलिगोयूरिक। अगर पेशाब 500 ml से कम आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिक। और ज्यादा जो हम गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी यूरिन का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि बेशक आपको पेशाब आ भी है लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेसिकली क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, और पैटर्न, अच्छा पैटर्न का मतलब ये होता है कि एटीएम का हमारा टिपिकल पैटर्न है। आप सारे देखना शुरू करें, स्पेशली मैम गर्मी में आप लोगों ने देखा होगा क्रेडिट में बढ़ना शुरू होता है, उसके बाद प्लेटो फेज के अंदर चला जाता है, फिर खुद ही नीचे आता है। अच्छा, ये प्लेटो फेज है ना, इसके अंदर काफी लोग डर के डायलिसिस की तरफ भागते हैं, ठीक है। अगर आपके पेशेंट का आउटपुट आ गया, आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट से उसको चला सकते हैं, कोशिश करें सपोर्टिव ट्रीटमेंट से उसको चलाएं, ठीक है, क्योंकि ये इसका पैटर्न है। अच्छा, एक और मेरे से सवाल बड़ा कॉमन होता है कि जी ये प्लेटो फेज के अंदर जो डायलिसिस करते हैं कि जी करेक्ट नीचे नहीं आया, तो इसका मैं हमेशा ये जवाब देती हूं उनको कि यार ये प्लेटो फेज से करेक्ट नीचे नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए करेक्ट के ऊपर ही रहना है। मैं जितना मर्जी डायलिसिस से करेक्ट निकालूं उतना करेक्ट दोबारा बन जाएगा, उतना यूरिया दोबारा कर देगा, नाइट्रोजनस फेज ज्यादा है। इसका अपना पैटर्न है कि पहले करेक्ट ऊपर जाएगा, फिर प्लेटो होगा 8 to 12 मिलीग्राम के अराउंड, और उसके बाद खुद ही नीचे जाएगा। ये इसका एडीएन का टिपिकल पैटर्न है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, और इसमें हमने टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एज एन नेफ्रोलॉजिस्ट हम कुछ भी नहीं करते, अल्लाह मियां करते हैं जो भी करते हैं। 6 to 8 वीक्स में खुद ही ट्यूब्यूल्स अपने आप को रिकवर करनी है, और अगर 6 to 8 वीक्स के बाद भी पेशेंट का रीनल फेलियर परसिस्ट करता है तो उसको हम सीकेडी कहते हैं। मैं उस पेशेंट को सीकेडी कहती हूं। अच्छा जी, अब ये दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ये मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना। बहुत से लोगों को डायलिसिस के ऊपर, किसी ने डायलिसिस के पेशेंट्स देखे हो, पेशाब आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, पूरे दिन में 1 लीटर 2 लीटर आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो डायलिसिस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उनका बैड क्वालिटी यूरिन, ठीक है। आप क्वालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? किडनी के क्या क्या फंक्शन है? नंबर 1 ये नाइट्रोजनस फेज निकाले, ठीक है। अगर आप प्रॉपर नाइट्रोजनस फेज किडनी नहीं निकाल रहा तो ऑब्वियसली दैट्स अ बैड क्वालिटी यूरिन, ठीक है। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, किडनी का काम है, ठीक है, किडनी का काम है सोडियम को प्रिजर्व करे, किडनी का काम है एक्स्ट्रा पोटेशियम को निकाले, एक्स्ट्रा फास्फोरस को निकाले, मैग्नीशियम को प्रिजर्व करे, कैल्शियम को प्रिजर्व करे। अगर किडनी ये सब कुछ नहीं कर रहा तो किडनी इज मेकिंग अ बैड क्वालिटी यूरिन, ठीक है। तो ये वो पेशेंट है जिनकी हम डायलिसिस इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि दे आर मेकिंग बैड क्वालिटी यूरिन। बेसिकली किडनी में जो आपकी ट्यूब्यूल्स का काम है कि वो, यानी कि उनकी जॉब है, दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर टॉक्सिन्स जमा होते जाते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें उस मरीज को मशीन लगानी है। तो दिस इज अ वेरी गुड कांसेप्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटीएम में आप ये ना सोचें कि बंदे को पेशाब आ रहा है तो ठीक हो गया। दिस इज अ कांसेप्ट कि देयर इज अ गुड क्वालिटी यूरिन, देयर इज अ बैड क्वालिटी। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नहीं, आगे चलिए, तो मैं बोल नहीं हो रहा आपसे, सॉरी मैं बोलती ज्यादा हूं। अच्छा जी, अच्छा सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है? ये मुझसे बड़ी बड़ा क्वेश्चन हुआ है कि जी सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है? लोगों के जहन में किडनी फेलियर से फौरन की बात जहन में आती है कि इसको तो लेसिक्स लगाना है, इसके तो गुर्दे ही काम करें, लेसिक्स क्यों बड़े काम है? क्योंकि वेरी ऑनेस्टली क्यों रीजन बताती हूं, 90% केसेस में या ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% केसेस के अंदर जो क्यों किडनी इंजरी का रीजन होता है वो एनीमिया होता है। ट्यूब्यूल्स ऑलरेडी टूटी हैं, तो आप जो लेसिक्स दे रहे हो कहां जा रहे हैं? लेसिक्स जाके ट्यूब्यूल्स में काम करेगा ना, लूप में ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो कहां काम करेगा? मेरा ये सवाल है। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप नोटिस करना शुरू करें जो क्यों किडनी इंजरी का मरीज है वो डिहाइड्रेटेड है। 90% ऑफ द टाइम जो हमारी ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड है। अच्छा, फ्लूइड के ऊपर भी बड़ी लड़ाई है, कोई कहता है लीवर देना है, कोई कहता है बैलेंस सोल्यूशन देना है, कोई कहता है नॉर्मल सलाइन देना है, कोई कहता है डेक्स्ट्रो सलाइन देना है, कोई कहता है 5% डेक्स्ट्रो देना है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि हमने कौन सा फ्लूइड किडनी के लिए सही होगा? नहीं होगा, रिंगर सही होगा ना, जैसे किसी तरह आप सही रिंगर का नहीं मसला है, मसला होगा पोटेशियम कम नहीं है, वेरी गुड बढ़ जाएगा। सर। आप प्रॉमिस माने वैसे ही हो, सच नहीं लग रहा आपको तो जवाब आता है। अच्छा, रिंगर के अंदर पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम से मसला है। 5% डेक्स्ट्रोज के अंदर में क्या मसला होगा? या 10% डेक्स्ट्रोज के अंदर मेरी हमारी ज्यादा शुगर के होते हैं, ठीक है। 5% डेक्स्ट्रोज में शुगर की बढ़ाती है, वेरी ऑनेस्ट विद यू
लेकिन ये वो ये करेगी कि वो वॉल्यूम को एक्सपैंड करेगी, सॉल्ट वाला मसला हमारा हल नहीं करेगी। अभी मैंने आपके सामने 3 दफा कहा कि किडनी का एक काम है सॉल्ट को प्रिजर्व करना, ठीक है। अगर किडनी काम नहीं करा तो वो सॉल्ट को प्रिजर्व नहीं करा, ठीक है। आप नोटिस करना शुरू करेंगे किडनी फेलियर के जितने मरीजों का सोडियम कम है, या आप देखना 122, 123, 114, 115, 116, 117 इसी तरह है, ठीक है। आपने क्या करना, सॉल्ट को रिप्लेस करना है। अगर मैं सिर्फ पानी दूंगी तो मजीद हाइपोनेट्रिक हो जाएगा, तो मुझे सॉल्ट भी देना है। तो हमें पर्सनल फेवरेट हमारा नॉर्मल सलाइन है, पर हम लोगों को नहीं कहते कि वो लोगों से करते हैं, ऐसे आईसी वाले बहुत करते हैं, वो कहते हैं ये रिगर से है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सीखा है, मतलब वो नॉन किडनी फेलियर के साथ दूसरी डील करते हैं, तो उनको लगता है रिगर सही है। और रिगर ऑब्वियसली सर्जरी के केसेस में या जो इमरजेंसी का केसेस है उनके अंदर रिगर बेस्ट सॉल्यूशन है, आपके पास बैलेंस सॉल्यूशन है, इसमें सब कुछ होता है अवेलेबल। तो हम नॉर्मल सलाइन इसलिए देते हैं क्योंकि हमने सॉल्ट भी रिप्लेस करना होता है। आप कोई भी ऐसा फ्लूइड दे दें जिसमें सोडियम भी हो और पानी भी हो, ठीक है, दोनों चीजें आपने बेसिकली करनी होती है। 90% ऑफ केसेस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपसे मजाक नहीं करी, 13 के क्रेटिनिन 700 की यूरिया हमने सिर्फ नॉर्मल सलाइन से की है, हमने कुछ छोड़ दिया। नॉर्मल सलाइन इज मेरे पास नहीं, हमारे लिए बड़ी यूजफुल है। तो अगर किडनी फेलियर होता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हाइड्रेशन स्टेटस देखना बड़ा आसान है मरीज का। आपने फीटल एडिमा देखना, फीटल एडिमा नहीं मिलता, देखने नेक में चेस्ट होने, चेस्ट पे अगर आपको कोई पानी मतलब क्लियर नजर आ रही है तो आप सीधे पानी दे सकते हैं। आपको याद रखें कि 500 ml नॉर्मल सलाइन देने में कोई हर्ज, आप एक जिस मरीज को पेशाब नहीं आ रहा उसको 5 लेसिस मत दें प्लीज, उसको 5 ml नॉर्मल सलाइन दें। तो इसलिए वी आर ह्यूज फैन ऑफ नॉर्मल सलाइन, लेकिन दोबारा कह रहे हैं कि हम ये बात नहीं क्योंकि लड़ाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ जाते हैं कार्डियक फेलियर है। कार्डियक फेलियर के साथ जो रीनल फेलियर होता है, किसी को मैकेनिज्म आता है, बुद्धि वाला कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छा क्या क्या रीजन होगा मेरे सामने को, क्या रीजन होगा रीनल फेलियर के? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस द फ्लो टू द किडनी बेसिकली, ये सिंपल मैकेनिज्म है। तो आपने बेसिकली ये करना है कि प्रीलोड कम करें, तो आप प्रीलोड कम करेंगे तो आपका रीनल परफ्यूजन अच्छी होगी तो रीनल फेलियर ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है आप ये वाला मरीज जो है ये हम बहुत कम होते हैं, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट विद यू कार्डियक फेलियर वाला मरीज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कार्डियक पेशेंट जो हमारे पास आता है उसको इतने डायबिटिक्स मिल रहे होते हैं कि वो बेचारा पानी खाली प्लस खाली होता है। तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट लास्ट वीक में डिस्चार्ज होकर गए हैं, मतलब वो कार्डियक पेशेंट है, 25% इंजेक्शन फ्रैक्शन थी, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको नॉर्मल सलाइन दी। मैं भी देती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि पेशेंट जो होते हैं उन्हें बहुत ओवर डायबिटीज कर देते हैं, प्लस इंट्रा वो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। कुछ पेशेंट जो जिनको इवन जो फीटल एडिमा भी होता है ना, तो उनका वेस्कुलर वॉल्यूम उनका भी कम होता है। मैं आपसे एग्री करती हूँ। दूसरी एग्जांपल मैं आपको मैं क्लासिकल आज देखती हूँ जो हम देख रहे हैं सर्दियों के अंदर, निमोनिया के साथ एलपीएच हुआ, एलपीएच के साथ किडनी फेलियर हुआ, ये उस वाले पेशेंट के अंदर स्पेसिफिकली हम लेसिस देते हैं, दैट्स द ओनली इंडिकेशन ऑफ लेसिस, दैट्स ऑल। और ब्लड के साथ एलपीएच नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ, एलपीएच हुआ, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर आपके पास फेलियर के लिए क्या पेशेंट, आपके बहुत से खाली पेशेंट है जिसको आपने लेसिस देना है, अदरवाइज आपने लेसिस नहीं देना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं जितने मरीज देखे हूं, पेशेंट्स में देखे हैं, एसआईयूटी में देखे हैं, एलपीएस पीआरएल वाला जो पेशेंट है वो हार्डली 10% देखे हैं, 90% पेशेंट होते हैं जो ठीक है। तो बेसिकली आपको जो कोई लगाव है इस डिस्कशन का मुझे कि आपने नॉर्मल स्लाइड देनी है, 500 ml ले लिया करें, डजंट मैटर, ठीक है। एक ये बताया आपको। अच्छा, दूसरा ये कि नंबर 3 आपके पास क्या हो सकता है कि हम नेफ्रोटॉक्सिन्स नंबर 1 हमारी किसी ने भी कंसल्टेशन देखी हो, सबसे ऊपर हमने लिखा होता है एनसेट बंद करें, एसीआरबी बंद करें। अच्छा, एसीआरबी का बड़े फैन है लेकिन ऑन अ ओपीडी बेसिस, जो आपके पास क्लिनिकली पेशेंट आया हुआ है जो स्पेशली एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर गया, उसमें स्ट्रिक्टली एसीआरबी बंद होती है। नंबर 1 जो भी पेशेंट आपके पास आया उसके एनसेट बंद करें, उसके एसीआरबी बंद करें, और सबसे पहले आपने ड्रग्स की डोजेज देखनी है। आपके पास ड्रग्स की डोजेज देखना बहुत आसान है, मेडस्केप सबके पास होगा, मेडस्केप के अंदर आपने जीएफआर कैलकुलेट आप डोजेज से कर सकते हैं, उसके अंदर जाएं आप सारी डोजेज जो है मेडस्केप के अंदर लिखी हुई है, मैंने वहीं से देखी है। बहुत सी डोजेज अभी जैसे ऑगमेंटेड की डोज रिव्यू हुई है, वो मुझे भी नहीं पता थी, मैंने भी खुद रिसेंटली देखी है मेडस्केप के अंदर। तो ये कि आप मेडस्केप से देखें और डोजेज को रिड्यूस करें। सबसे बड़ा मसला एंटीबायोटिक की हाई डोजेज देना है। अच्छा जी, नंबर 4 आ जाते हैं आपके पास, क्योंकि हमारे पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो आपको बाइकार्ब रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा, किस पेशेंट का बाइकार्ब हम रिप्लेस करते हैं? जिसका पीएच 7.1 से कम हो और बाइकार्ब 10 से कम हो। अदरवाइज कोशिश करें कि आप आईवी बाइकार्ब ना दें, क्योंकि आईवी बाइकार्ब स्पेशली आप प्रेफरल लाइन से देते हैं, और जो आपके लोग जो कि प्रैक्टिस में नहीं है कि आईवी बाइकार्ब स्पेशली स्टाफ जिनको नहीं पता कि ये आपकी वेन्स को जलाता है, तो आप इसको डाइल्यूट करके देना होता है और स्लो देना होता है आईवी बाइकार्ब को। आईवी बाइकार्ब से एक्सपीरियंस होगा काफी लोगों का। तो बेसिकली प्रेफरेबली तो सेंट्रल लाइन से देना चाहिए, लेकिन अगर आप सेंट्रल लाइन से नहीं दे सकते तो प्रेफरल लाइन से आपने स्लो देना है और डाइल्यूट करके देना है। दोबारा बता देती हूं, 10 का जो बाइकार्ब है उससे नीचे, अगर बाइकार्ब को 10 से
नीचे और pH 7.1 से नीचे हो तो आप कोशिश करें IV बाई का, अदरवाइज सोडा मिंट वर्क्स वेरी वेल, सोडा मिंट टैबलेट भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 5 आ जाते हैं। हमारा एक और मसला है पोटेशियम को किडनी खराब होता है, पोटेशियम को रिटेन करता है, तो हाइपरकालीमिया का कॉकटेल है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट है, 8 मिनट इंसुलिन प्लस 25% नेक्सो वाटर, ये पूरा कॉकटेल है, ये आपने देना है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली यूरोसेप्सिस का पेशेंट आया हमारे पास, चेस्ट इंफेक्शन का पेशेंट आया हमारे पास, ये डायरिया के साथ जो होता है, सैल्मोनेला का जो इंफेक्शन है, आप सिंपल एंटीबायोटिक देते हैं, किडनी ठीक हो जाता है। पोस्टमार्टम एरिया के अंदर भी बेसिकली यही होता है कि आप एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक की रिलीज होती है, इंफेक्शन होता है, सिंपल एंटीबायोटिक देने से पेशेंट की किडनी रिकवर कर जाती है। तो एंटीबायोटिक्स अगर सेप्सिस है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फाइनली हम आ जाते हैं कि जी आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। किडनी फेलियर के अंदर जब मरीज जाएगा उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा पेशेंट आया है इमरजेंसी के अंदर और उसका ब्लड प्रेशर कम है, तो मैं क्या सोचूंगी कि या तो इसको कार्डियोजेनिक शॉक है, या ब्लड प्रेशर कम है, या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। मेरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर नॉर्मल है मैं सोचूंगी कि इसको या तो कार्डियोजेनिक शॉक है, या हाइपोवोलेमिक शॉक है, या इसको सेप्सिस है, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने सोचनी होती है। तो एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, थोड़ा बीपी देखा करें, और सबसे आसान जो दवाई आप इजीली दे सकते हैं वो एम्लोडोपिन है, सॉफ्ट बेस्ट नॉन बेस्ट 5 मिलीग्राम आप दे सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल शुगर के लिए बेसिकली सीकेडी में इसका ज्यादा रोल है, एक लाइन में कितना रोल है। और आखिरी चीज हमारे पास ये होगी कि हमारे मरीज का फास्फोरस ज्यादा होता है, कैल्शियम कम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और कैल्शियम नॉर्मल हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्यूट किडनी इंजरी चाहिए आपके बहुत से गुजर गए और फिर भी कैल्शियम कम है और आपको नजर आ रहा है कि सिम्पटोमेटिक है पेशेंट, तो आप ये ट्रीट कर सकते हैं। तो फॉस्फेट फिल्टर का हम ज्यादा सेफली देते हैं, वो बेसिकली सेरेटा मत देते हैं। सेरेटा मत आपकी मार्केट्स में इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, आपकी मार्केट में जो ज्यादा आसानी से अवेलेबल है वो टेक्सान भी है और लो है, तो आप वो थोड़ा बहुत डोज में दे सकते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? आर यू श्योर? सपोर्टिव ट्रीटमेंट में समझ आ गई सबको? नॉर्मल लाइन डुबल बाब ऑफ डिस्कशन। अच्छा जी, ये उम्र में मुझे मल्टीपल टाइम कहा कि ये क्या होता है, तो कल फिर मैंने सोचा कि मैं उम्र की दो स्लाइड मान लूंगी, ठीक है। तो ये व्हाट इज बेसिकली पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस। अच्छा, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस का मतलब ये होता है कि दोनों किडनी का आपकी पूरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर चला जाए, या आपका सिंगल किडनी है वो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर चला जाए। तो वो जब ऑब्स्ट्रक्शन आप रिलीज करते हैं तो पेशाब एकदम बहुत ज्यादा आता है, यूरिन बहुत ज्यादा आता है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस। ये एक और क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको अपने ट्रांसप्लांट के पेशेंट के लिए देती हूं। जो आप किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं उस टाइम भी एकदम बॉडी में बहुत ज्यादा गंद है, तो जो नया कुत्ता है बेचारा मुसीबत आती है, ठीक है। उसने बेचारे ने सीधी काम करके वो 10-10 लीटर यूरिन निकाल के वो बेचारा गंद निकालना था, क्योंकि उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा आया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आया है, नाइट्रोजनस वेस्ट आया है, पानी आया है। तो पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस का मैकेनिज्म बेसिकली ये होता है कि जितनी ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा देर रहती है तो जो आपका ग्लोमेरुलस है वो खत्म हो जाता है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती है। मैंने लिखा है पढ़े ना पढ़े यही बात है, तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। जितनी देर वो रहेगा प्रेशर रहेगा तो ग्लोमेरुलस खत्म हो जाएगा, जितनी देर प्रेशर रहेगा तो ट्यूब्स के अंदर तीन बड़े मसले हो जाएंगे। एक तो किडनी का काम है कि किडनी पानी को प्रिजर्व करे, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ किडनीज, ठीक है। ये किडनी का काम है कि पानी को प्रिजर्व करे ताकि आपको जरूरत पड़े। एक तो ये एबिलिटी लॉस हो जाती है। नंबर 2 आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ये बेसिकली ट्यूबुलर ब्लॉकेज हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऊपर से। और दूसरा ये रीनल फ्लो आपकी कम हो जाएगी, जब वो देखना शुरू करेगा यार ये तो आगे पेशाब जा ही नहीं रहा, तो पीछे से जीएफआर कम हो जाएगा क्योंकि रास एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म है। मेरा जो ज्यादा फोकस है इस स्लाइड के ऊपर वो इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आपके पास एकदम जब ऑब्स्ट्रक्शन आया है तो जाहिर है वो गम सारा का सारा निकालना है, तो आप पीछे से फ्लूइड रिप्लेस करेंगे। अब फ्लूइड कौन सा रिप्लेस करेंगे? आपने ऐसा फ्लूइड देना है जिसके अंदर सोडियम भी हो, जिसके अंदर क्लोराइड भी हो, क्योंकि ये सारी चीजें खराब होती हैं। नॉर्मल सलाइन, ठीक है, नॉर्मल सलाइन आप देनी है। शुरू में कोशिश करें आप नॉर्मल सलाइन जितना उसको पेशाब आ रहा है उतनी ही आप नॉर्मल सलाइन उसको दें। फॉर एग्जांपल अगर उसको 5 लीटर पेशाब आ रहा है, आप 5 लीटर उसका फ्लूइड शुरू में पहले 2 दिन में रिप्लेस करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने फ्लूइड को कम करना है ताकि वो अपनी जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटीज है उनको वापस रीगेन करे। अच्छा, इसको भी रीगेन में टाइम लगता है। बेसिकली जो ट्यूबुलर डैमेज है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 14 दिन में ठीक होता है, और जो कंसंट्रेशन वाला मसला है वो आपका 60 डेज में ऑलमोस्ट ठीक होता है। तो बेसिकली आपने ये करना है, नॉर्मल सलाइन और कोई भी ऐसा फ्लूइड दे। और क्योंकि हमारे पेशेंट का एकदम पेशाब ढेर सारा निकलेगा तो पोटेशियम जाया होगा, ये कॉन्सेप्ट पता है। लेसिस देने से भी पोटेशियम कम होता है। पोटेशियम कम होने के रीजंस क्या है? जिसको पेशाब ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरे पास अगर हाइपोक्रीमिया का पेशेंट आएगा तो मैं लैब को अंदर फॉलो नहीं करूंगी, मैं उससे 3 सवाल करूंगी। डायरिया हो रहा है, ठीक है, अगर डायरिया हो रहा है पोटेशियम जाया हो रहा है, ठीक है, पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है पोटेशियम जाया हो रहा है, ठीक है। नंबर 3 मैं देखूंगी लेसिस तो नहीं मिल रही उसको, अगर लेसिस मिल रही है तो पोटेशियम जाया हो रहा है, ठीक है। तो इस पेशेंट के अंदर पोटेशियम, क्योंकि पेशाब एकदम बहुत ज्यादा आता है तो पोटेशियम जाया हो रहा है, पोटेशियम आपको रिप्लेस करना होता है केसीएल। तो केसीएल भी आप कोशिश करें जो नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं उसी के अंदर डाइल्यूट करके उसको देते हैं,
ठीक है, 2 इंफ्यूज या 3 इंफ्यूज जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट बनती है। और ऑब्वियसली किडनी फेलियर का पेशेंट है तो आपने डेली किडनी आउटपुट करना ही करना है। मैं कतरे पेशाब के पीछे बढ़ती हूँ, मेरा रोज का काम है ये कितना किधर गया, वो कितना किधर गया, और कोशिश होती है कि गोली डालने तक आउटपुट सही बने हो, क्योंकि आपने अपने ही लिहाज से फ्लूइड उसको रिप्लेस करना होता है बेसिकली। अच्छा जी, नंबर 4 इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग मैंने आपको बता दिया कि जब पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायबिटीज में पोटेशियम कम होगा तो बेसिकली आपने डेली कोशिश करें सोडियम इंजेक्शन करा लें। अच्छा जी, उसके बाद आपने और आपने नजर रखनी है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के ऊपर, तो ये आपके पास मैग्नीशियम भी कम हो जाता है, पोटेशियम कम हो तो साथ मैग्नीशियम भी निकल जाएगा क्योंकि किडनी उसको प्रिजर्व नहीं कर रहा होगा, और कैल्शियम भी और फास्फोरस अगर कम हो जाए तो हम तो शुगर करेंगे, फास्फोरस हमारे मरीज से ज्यादा होता है। इसमें कोई क्वेश्चन उमर नहीं? कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन लेट्स सपोज हो जाती है बायलैटरल यूरोथैलिक्स की वजह से, तो कोई कट ऑफ लिमिट है कि कितनी नॉर्मल हो जाएंगे? ऑलमोस्ट ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूरेशन मींस के 14 डेज हो गए, जैसे 10 डेज हो गए, वैसे आपके पता है 100% आपके पास कितनी रिकवर आएगी, कि जैसे आर चीज नॉर्मल हो गया ना, लेकिन असल में वो 100% रिकवरी नहीं होगी। 70% टू द जो लेवल होता है उस पे आ जाती है। 14 डेज का है कि मतलब इरिवर्सिबल चेंज जो है 14 डेज के बाद आना स्टार्ट हो जाता है। चाहिए। डॉग्स में स्टडीज हुई, ह्यूमंस में तो वैसे स्टडीज नहीं हुई। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस बेसिकली हो जाती है, उससे बैड थिंग। फाइब्रोसिस होगी तो वो देखिए कुछ किडनी बहुत रेजिलिएंट ऑर्गन है ना, बेसिकली अनटिल अनलेस आपके 4 नेफ्रॉन भी काम कर रहे हो वो कोशिश करेंगे कि आरएमपी ना हो। तो आपके जो पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जो डायलिसिस होता है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए कोई होता है यूरिन आउटपुट लाइक 200 ml ऑफ यूरिन इन कंसेक्यूटिव 2 आवर्स, अगर आ जाए तो उसको एस्टैब्लिश कर देते हैं कि ये पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपका ट्रीटमेंट का फोकस है शुड बी फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बेसिकली। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एक्यूट जीएन जो है ये एक्सक्लूसिवली मेरा टॉपिक है, लेकिन जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो थोड़ा सा इसकी जो 2 फॉर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं मिनिमल चेंज डिजीज और हम बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप जीएन, वो हैंडल करते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगी, ज्यादा नहीं, इसलिए क्योंकि ये एक्सक्लूसिव दोबारा मैं बता दूं कि ये मेरा पेशेंट होता है तो आपका टाइम है, तो आपका टाइम मैंने जानबूझ के एटीएम से जाया कि क्योंकि आप लोगों को एटीएम से ज्यादा डील करना पड़ता है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं कि व्हाट इज एक्यूट जीएन। एक्यूट जीएन हम बेसिकली बोलते हैं कि ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज हैं किडनी के अंदर जो लगी हुई हैं, जो बेसिकली जिनका काम है फिल्ट्रेशन करना। उसमें फोटोसाइट्स लगे हुए हैं, एंडोथेलियम लगी हुई है, बीच में फेनेस्ट्रेशन या फेनेस्ट्रेशन मींस रॉक है। अच्छा, मैं मरीज को जब समझाती हूं कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है तो मैं कैसे समझाती हूं, उसको बोलते हैं टी कप कॉन्सेप्ट। मैं उसको इस तरह समझाती हूं, जैसे आप चाय बनाते हैं ना, ऊपर आपने छन्नी रखी है, पत्ती ऊपर रह जाती है तो नीचे बेसिकली आपके पास चाय आ जाती है। तो बेसिकली इसी तरह गुर्दे में आपके काम करें, पत्ती जो है वो प्रोटीन है, गुर्दे में छोटी छोटी छन्नियां लगी है, तो प्रोटीन ऊपर रह जाती है और जो उसका वो पानी वाला मटेरियल है पेशाब जिससे बना रहे वो नीचे आ जाता है। तो बेसिकली छन्नी के अंदर इतने सुराख होते हैं कि पत्ती नीचे ना आए। अगर वो सुराख बड़े हो गए हैं और पत्ती नीचे आ रही है, यानी कि प्रोटीन नीचे आ रही है, तो इसको हम एक्यूट जीएन कहेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रिटिक सिंड्रोम। बेसिकली ये कांसेप्ट है इसका। अच्छा, इसकी 2 बड़ी टाइप्स हैं, वही नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक, और इसमें डिफरेंस बड़ा आसान है। एग्जैक्टली, नेफ्रोटिक के ऊपर आ जाते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि आपका ह्यूमन यूरिन में आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से पीछे ब्लड में हाइपोएल्बुमिया हो गया, हाइपर कोलेस्टेरोलिया हो गया उसकी वजह से, और एडिमा में पेशेंट चला गया। अगर किसी पेशेंट को यानी कि प्रोटीन आ रही है या नहीं आ रही, अगर उसको आरबीसी आ रहे हैं यूरिन के अंदर। अच्छा, आरबीसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैं जो यूरिन आ रही देख रही हूं, मेरी आदत हो चुकी है सिंस ट्रेनिंग, हम सारे लिखते होते थे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन मिल्स्ट्रेटिंग सेंटर, ठीक है। अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन है या इन्फेक्शन है तो आरबीसी आएंगे, ठीक है, आपने पहले उसको रूल आउट करना है। मेरे पास जो मरीज आएगा ऑब्वियसली उसके ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती या उसके आरबी बोर्ड के यूटीआई भी नहीं होते, ठीक है। नंबर 1 नॉन ऑब्स्ट्रक्शन नॉन यूटीआई, यानी कि कैथेटराइज सेगमेंट तो नहीं है उसका, उससे भी आरबीसी आएंगे, ठीक है। और अगर ओरल है तो नॉन मिल्स्ट्रेटिंग सेंटर, ये आपने पूछना है, ठीक है। अगर इन सारी चीजों ये माइनस होके फिर आरबीसी आ रहे हैं तो दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज नेफ्रिटिक सिंड्रोम, आपको इसको देखना है, रूल आउट करना है। और साथ इसमें कोई चीज होती है कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक में ये डिफरेंस है। नेफ्रिटिक में आरबीसी सेडिमेंट आ रहा है जो कि सिग्निफिकेंट है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन कैथेटराइज्ड नॉन मिल्स्ट्रेटिंग सैंपल, और नंबर 2 इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है आपके पास। नेफ्रोटिक में एल्ब्यूमिन निकल रहा है, प्योर नेफ्रोसिस इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, इससे हम आगे चली जाती हूं मैं। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपके पास 2 ही टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम बोलते हैं मिनिमल चेंज डिजीज एमसीडी, जो कि बच्चों के अंदर होती है, और एक होती है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मेम्ब्रेनस एक्सक्लूसिवली मैं देखती हूं तो मेरा काम है उसको आप छोड़ना। एमसीडी में मैं डेफिनेटली बात करूंगी। एमसीडी हम बोलते हैं मिनिमल चेंज डिजीज, उसमें आपके पास ये होता है कि जो आपकी ग्लोमेरुलस के ऊपर फोटोसाइट्स लगे होते हैं उनकी इफेसमेंट हो जाती है। बेसिकली ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में पता चलता है, हम सब की बायोप्सीज करते हैं
एमसीडी की नहीं करते, रिकमेंडेड नहीं एमसीडी के अंदर आपने डायरेक्ट बच्चा आपके पास आया है, उसको अगर आरबीसी नहीं आ रही यूरिन के अंदर तो आप उसको चुप करके स्टीरॉइड स्टार्ट करा दें 1 मिलीग्राम पर एक डॉलर लेंगे वहां से, और बेसिकली 6 to 8 वीक्स तक आप लोग ज्यादा बेसिकली करें। मैं प्रेफरेबली बच्चों को नहीं देती, मेरी कोशिश होती है मैं ना देखूं क्या है रेप्यूटेशन, आई एम एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और अगर फिर भी आए तो जैसे आप मैं अपनी पीडियाट्रिशियन के साथ मिलकर उसको देख लेती हूँ, मतलब मैं रिकमेंड कर देती हूँ। अगर तो बीच में आरबीसी सेटलमेंट आ रहा है तो मैं हिस्ट्री लेती हूँ कि कहीं आईजीएम में फ्लॉरोसिस बच्चे के अंदर ना हो या पोस्ट रेट ना हो। अब आईजीएम और पोस्ट रेट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बच्चे का गला खराब हुआ साथ ही उसको या तो यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो गया तो बेसिकली उसको बोलते आप कंसीडर कर सकते हैं आईजीएम नेफ्रोपैथी, स्पेशली जो यंग लड़के हैं उनके अंदर आईजीएम नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है। पोस्ट रेट का आपको कैसे पता चला, उसका गला 2 हफ्ते पहले महीना पहले खराब हुआ अभी वो आपके पास बॉडी स्वेलिंग के साथ आया, ये पोस्ट रेट है। पोस्ट रेट में आपने सिर्फ एंटीबायोटिक्स देने हैं और आपने कुछ भी नहीं करना। पोस्ट रेट में जो ट्रीटमेंट है अगर एंटीबायोटिक से काम नहीं बनेगा तो आप उसको नेफ्रोलॉजी में रेफर करें, अदरवाइज कोशिश करें पीड्स नेफ्रोलॉजी। मतलब मैं आपके साथ ओपन बात करी, मैं देख लेती हूँ अपनी पीडियाट्रिशियन के साथ, बट आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दिस। मैं क्योंकि आई मैंने सिर्फ आपको अगर मैं बच्चे और माँ बाप भी बड़े इमोशनल होते हैं, मैं प्रेफरेबली वो करती हूं। इधर थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपसे कुछ हम सीखना भी चाहेंगे। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें और एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक है इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का आपने जो मिनिमल चेंज कहा 85% ही होता है और उसमें कोई 10% मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव होता है, फोकल स्क्लेरोसिंग भी होता है। एफएसजीएस की आपका एफएसजीएस बड़ा कॉमन है, अगर आपका स्टीरॉइड रिस्पांस नहीं आ रहा तो एंटीबायोटिक आपकी बाइक्सी होती है और एफएसजीएस होता है। तो इसमें हम देखते हैं इडियोपैथिक में अगर जैसे आपने कहा कि उसमें ब्लड नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, टिपिकल एज में आता है, तो ज्यादातर हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिनिमल चेंज डिजीज है और वो तकरीबन स्टेरॉइड रिस्पांस और स्टेरॉइड देके हम देखते हैं और स्टेरॉइड के साथ अगर वो इम्प्रूव हो रहा है नहीं, अगर वो स्टेरॉइड रेजिस्टेंट है या फिर उसमें ब्लड आ रहा है कोई और चीज आ रहा है तो फिर हम एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की तरफ जाएंगे। और आपने जो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कहा तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में नेफ्राइटोजेनिक स्ट्रेन जो होते हैं वो स्किन से आते हैं, थोड़ा सा कम आते हैं, थोड़ा सा कम आते हैं, स्किन के स्ट्रेन ज्यादा होते हैं और उसमें वही लुक आफ्टर करनी होती है आपने रेनल फेलोर, बाकी तो आपने एंटीबायोटिक उसी स्ट्रेप्टोकोकल सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी सर, जो आपने पैटर्न बताया ना एमसीडी का सर जो पीड नेफ्रोलॉजिस्ट पैटर्न फॉलो करता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सर आपने पेशेंट आया आपके पास, आपने उसको एमसीडी लेबल किया, एमसीडी अगर लेबल करें तो आप उसकी बाइसी नहीं करेंगे, ठीक है, आप उसका डायरेक्ट आप उसको स्टीरॉइड स्टार्ट कराएंगे। आपने 6 to 8 वीक्स देखा कि वो स्टीरॉइड रिस्पांसिव है या नहीं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो स्टीरॉइड रिस्पांसिव नहीं है, आप 8 वीक्स से भी आगे चले गए, आपने 12 वीक्स तक भी उसको स्टीरॉइड दे दी, वो स्टीरॉइड रिस्पांसिव नहीं है, ठीक है, अब आप उस पेशेंट की बाइसी करें, ठीक है, आप उसकी बाइप्सी करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एफएसजीएस होता है, मतलब ये तो बेसिकली पैटर्न है। बेसिकली जब आप उसकी बाइप्सी करते हैं तो आगे आपके पास 2 ऑप्शन होती है, साइक्लोस्पोरिन देने की, बेसिकली आप लोग मेरे बच्चों में ज्यादा साइक्लोस्पोरिन देते हैं, हम साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं एडल्ट्स के अंदर ज्यादा, तो साइक्लोस्पोरिन आप देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। नहीं सर आप लोग साइक्लोस्पोरिन देते हैं और टेक भी देते हैं, आप लोग टेक भी देते हैं सर। मेरे पास जो बच्चे आए हैं मैं उनको वैसे वो हिस्ट्री पूरी बता रही हूं, तो आप स्टेरॉइड छोड़ दें तो दोबारा हो जाता है। सर उसकी 3 टाइप्स हैं, स्टीरॉइड रिस्पांसिव, नॉन स्टीरॉइड रिस्पांसिव। मैं आपको पैटर्न बेसिकली बता रही हूं, आप ये करते हैं और साथ आप फर्दर इम्यूनोसप्रेसेंट्स के ऊपर जाते हैं। साइक्लोस्पोरिन से अगर आपका काम नहीं बनता तो साइक्लोफॉस्फेमाइड ओरल दे सकते हैं, उसके अलावा आप टेक दे सकते हैं सर, टेक्रोलिमस भी सर एक ऑप्शन है आपके पास। मैं आपसे एग्री करती हूं एमसीडी का बेसिकली पैटर्न ये है, लेकिन आप यहां पे क्योंकि यू डोंट हैव अ पीड नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, तो आप बेसिकली जो चीज देख रहे हैं वो बेसिकली स्टीरॉइड रिस्पांसिव वाला बच्चा ही देख रहे हैं जो कि एमसीडी के साथ है। मेम्ब्रेनस का सर एग्जैक्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है लेकिन एडल्ट्स में और इसमें बहुत हाई आपको प्रोटीन भी आ रहा है 3 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम। और अगेन मैं इसके ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि ये मेरा अपनी फील्ड है तो आपसे इतनी रिलेटेड नहीं, आपने तो फायदा नहीं आपको, मैंने आपका टाइम बताया, ठीक है। ये जो जितने टाइप से मिनिमल चेंज है, मेम्ब्रेनस है या प्रोलिफरेटिव है, ये बगैर किडनी की हिस्टोपैथोलॉजी के बगैर क्लिनिकली भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? सर एमसीडी सर हम सबको बेसिकली क्लिनिकली ही आइडेंटिफाई करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी पे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है, लेकिन सर 2 जो है ना जिनमें हम बाइप्सीज नहीं करते, एक है आपके पास पोस्ट रेट और एक एमसीडी, बाकी सब में हम बाइप्सी करते हैं। सब में क्लिनिकली आपकी असेसमेंट ऐसी होती है कि मिनिमल चेंज है या मेम्ब्रेनस है? यस सर क्लिनिकली हम करते हैं, यस सर क्लिनिकली हमें बताओ। अच्छा सर आगे जाती हूँ मैं नेफ्रिटिक्स की जो टाइप है, नंबर 1 आईजी नेफ्रोपैथी की। आईजी नेफ्रोपैथी थोड़ा सा कॉमन है वर्ल्ड वाइड, तो इस पे मैं थोड़ा सा बोलूंगी, स्पेशली यंग मेल है, सिनफ्रिंजिटिक भी हम इसको कहते हैं, कि आपके पास कोई कोला कलर यूरिन या मुझसे पूछते हैं कि यार पेप्सी के रंग का पेशाब या चाय के रंग का पेशाब नहीं आया, तो वो बेसिकली आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर आता है। एडल्ट्स के अंदर थोड़ा सा मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी, एडल्ट्स में जो आपका नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम है उसमें जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है वो आपके पास ए से आ रही है,
आजकल हम नॉन स्टेरॉइड और नॉन इम्यूनोसप्रेसेंट्स के ऊपर चले गए हैं। आप बेशक हमारी कोई भी किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट की कोई आपके नजर से पर्ची गुजरी हो तो आपने देखा होगा कि हम स्टेरॉइड नहीं शुरू कराते एडल्ट्स में। एडल्ट्स में हम स्ट्रिक्टली स्टेरॉइड्स के बेस्ड है, सिवाय प्राइमरी एफएसजीएस के सॉरी कोई इंडिकेशन नहीं है इस टाइम जिसमें हम डायरेक्ट स्टेरॉइड स्टार्ट रहे हैं या एसएलई के पेशेंट के अंदर कराते हैं। अदरवाइज हम कोशिश होती है कि हम स्टेरॉइड ना स्टार्ट करें, क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है हमारे पास नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक एडल्ट पेशेंट को हमारे पास एस एआरबी है प्रोवाइडेड आरएफटी इज नॉर्मल। ठीक है, आरएफटी थोड़े से ज्यादा भी है, लाइक 1.2 2 3 का भी ग्रेड है, तो वो मैं एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट अगर पेशेंट का फॉलो अप अच्छा है तो मैं करा सकती हूं। शुरू 15 दिन के बाद उसको बुलाती हूं, देखती हूं कि उसके आरएफटी खराब नहीं हो रहे। तो इसमें आपके पास जो एफएसजीएस है दोबारा ये इसमें सबसे ज्यादा वीकनेस है, तो आप ट्रांसप्लांट कर लेते हैं जिस पेशेंट को एफएसजीएस होता है उसका बार-बार किडनी फेलियर के अंदर जाता है। एमपीजीएम के अंदर ये होता है कि आप टेस्ट कराते हैं C3 C4 जो हम कॉमनली पहले मैं सामान्य के वेरीफाई की से कराते थे, आजकल हम एटीएम से करवा रहे हैं, और इसके अलावा जो कई लैब से भी जो आपके पास यहाँ पे उनकी है लेबोरेटरी आप वहां से भी करवा सकते हैं। अच्छा, पोस्ट एफजीएम बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, एंटीबायोटिक देने से पेशेंट ठीक हो जाता है, स्वेलिंग उसकी सही हो जाती है। दूसरा बात है वेस्कुलाइटिस। अच्छा, वेस्कुलाइटिस में जो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है वो एक्सक्लूसिवली किडनी फेलियर में करते हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्ट शॉस आ जाता है, बेगनर्स आ जाते हैं, तो हम देखते हैं। इसके अलावा जो मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है जिसमें पैन आ जाता है वो भी हम देखते हैं, पैन में भी किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है। कावासाकी मैंने नहीं देखा, मतलब वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि शायद किडनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ज्यादा बच्चों में होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में, उसके बाद आपके पास ये टाकायासु, ये वाली जो आपकी वेसल्स है उनके अंदर होता है, टाकायासु भी मैंने देखा है। और जॉइंट सेल आर्थराइटिस बेसिकली आपकी जो ऊपर ब्रेन का वेसल्स है इनके अंदर होता है, शफाक से वो भी देखा है। अच्छा, आगे आ जाते हैं आरपीजीएम। कोई जीएनपी जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देती हूं। आपके पास है, मेरे पास एक पेशेंट रेफर होकर आया था, आज से 2 माह पहले की बात है। उसको सर्जरी वालों ने देखा था, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन थी, मुंह के ऊपर उसको काले काले निशान थे, यानी वेस्कुलाइटिस जहां से मैंने डायग्नोस किया, काले काले बहुत ज्यादा निशान थे, ब्लू ब्लैक और आगे की उनके पेट में बहुत शदीद दर्द था। प्रॉब्ली उनको गट वेस्कुलाइटिस की कोई वो सिम्टम्स आ रहे थे, बहुत शदीद पेट में दर्द था। और इत्तेफाक से जब वो टेस्ट हुए तो उसके अंदर उनकी आरबी तो खराब है, तो मेरे पास आए। मैंने जब उनका यूरिन आई कराया तो उसमें +3 का प्रोटीन यूरिया आ रहा था, क्रिएटिनिन आई थिंक 7-8 का होगा। हमने उनका आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। हमने उनको देखा, उनको बड़ी सीवियर सेप्सिस थी, चेस्ट पेन, लेकिन हमें उनका इनफैक्ट इन्फेक्शन का कोई सोर्स ही नहीं है। हमने बड़ी परेशानी से उनको हर तरफ से हर एंगल से देखी, हमें इन्फेक्शन का सोर्स हमें, लेकिन उनका टीएलसी मुसलसल ज्यादा था। ये वो पेशेंट थी कि जिनकी जब हमने बायोप्सी की तो उनको आईजी में प्रॉब्लम रहती थी और साथ उनको आरपीजीएम था। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है बेसिकली आरपीजीएम की। तो आरपीजीएम का कौन सा मरीज होता है जो प्रोटीन यूरिया +3 +4 या +2 का भी प्रोटीन यूरिया आ रहा है, बॉडी स्वेलिंग है उसको, और साथ उसकी किडनीज के टेस्ट खराब है। और जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके साइज बड़े हुए हैं लेकिन किडनी उसकी नॉर्मल है, यानी उनकी एक्सोजेनिसिटी नॉर्मल है। तो ये आपके पास बेसिकली आरपीजीएम का मरीज होता है। तो इसका ट्रीटमेंट में आप स्टेरॉइड देते हैं, साइक्लोप्रोसमाइड देते हैं और बायोप्सी करते हैं इसकी। अच्छा, देखो